हाँ जो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं अतुल सागर आपके सामने वापस से प्रेजेंट हुआ हूँ सीआई क्लब की टीम की तरफ से। और आज हम बीएसटी का अपना जो बचा कुचा पार्ट रह गया था उसको आज कंप्लीट करेंगे। सर चैप्टर कौन सा चल रहा था एक बार याद कर लेते हैं, क्योंकि आपको तो याद होगा, मुझे याद नहीं रहा है ना। चल एक बार याद कर लेते हैं। सर क्या याद करना है हमें, एक सेकेंड। हमारे चैप्टर का नाम क्या था? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैंने आपको कोई वादा किया था लास्ट क्लास में कि मैं आपके लिए नए और फ्रेश नोट्स जो मैंने अपनी क्लासेस में करवाता हूँ, हाथ लिख मैंने खुद लिख के बनाए हैं, उन्हीं का आपको पीडीएफ वर्जन दूंगा। तो ये आपके सामने प्रेजेंट है। इन नोट्स में आपको राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ आपको कैसे अंडरस्टूड करना है, बेसिक जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस सब चीज़ के ऊपर बात की गई है। अब देखिए इधर हम बात करते हैं जरा। देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जो हमने चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट किया था। हमने क्या क्या करा एक बार उसको हाईलाइट करते हुए चलते हैं। क्या हमने मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी? हाँ सर, सबसे पहली क्लास में हमने यही तो पढ़ा था। फिर मैंने आपको कुछ वर्ड्स हाईलाइट कराए थे, प्रोसेस क्या है, इन्वायरमेंट क्या है, इफेक्टिवली, इफिशिएंटली, गोल्स वगैरह। फिर हमने इसके ऊपर बात भी करी थी कि इन्वायरमेंट में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। फिर हमने प्रोसेस के बारे में जाना था कि इसको प्रोसेस क्यों कहते हैं। फिर इसी में मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी करवाया था, क्या मैनेजमेंट एक प्रोसेस, जॉब या पर्सन है, उसके बारे में हमने बात की। फिर यहाँ पे हमने अलग अलग जो पर्सन इसमें इन्वॉल्व होते हैं उनके ऊपर नाम बताए हुए। फिर हमने सोचा पूछा कि मैनेजमेंट कैसे काम करती है। फिर हमने ये पढ़ा इफेक्टिवली इफिशिएंटली क्या है, एम क्या है, एम में कौन कौन से एम्स आते हैं, विजन और मिशन, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में। हमने ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर बात करी। अब हमें सॉरी, ये वाला हमने नहीं किया था। इसके बाद हमने क्या किया था, हमने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट किया था मेरे बच्चों। हाँ जी सर, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हमने किया था। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था आईटीसी का। यहाँ पे मैंने एग्जांपल आपको लिख रखा है साथ में, एक कौन सा, रिलायंस का। किसका? रिलायंस का नाम दे रखा है, ये अपने मोटा भाई कैंपा पियो जियो। ठीक, बात तो सही है। देखो रिलायंस की हमने बात करी थी। रिलायंस में हमने क्या क्या जाना कि रिलायंस के कई सारे क्या हैं, वेंचर्स हैं। फिर साथ में मैंने ना इनको बच्चों को एक और बात बताई कि लिस्टेड कंपनी क्या होती है। क्या मैं आपसे जान सकता हूँ कि एक लिस्टेड कंपनी, इतनी बार आप वर्ड सुनते हो लिस्टेड 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 लिस्टेड, क्या होता है? जानते हो तो प्लीज कमेंट बताना, या फिर टेलीग्राम, कैसे भी आप बताइए। मैंने यहाँ पर लिख के रखा है, क्या ऐसी कोई भी कंपनी जिसने क्या कर रखा हो, अपने नॉन कन्वर्टेबल या नॉन रिडीमेबल डिवेंचर्स, बॉन्ड्स या फिर लिस्ट ना करा रखे हो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। एक बार रिपीट करता हूँ मैं जरा, एक बार इसको रब करूँ, हाईलाइटर देते हैं। क्या ऐसी कोई भी कंपनी जिसने अपने नॉन कन्वर्टेबल नॉन रिडीमेबल डिवेंचर्स या बॉन्ड्स को लिस्ट ना करा रखा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? लिस्टेड कंपनी। ओके सर। ऐसे इसके अलावा भी इस डेफिनेशन में और भी बातें आती हैं, बट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इतना रखिए। ये अपने मोटा भाई हैं, हमने रिलायंस की बात की थी इसलिए मैंने रिलायंस की एक लिस्टेड कंपनी है तो आपको लिस्टेड कंपनी के बारे में भी समझाया। फिर लिस्टेड कंपनी जैसे रिलायंस, उसके कितने सारे वेंचर्स हैं सर? एक रिलायंस जियो, एक रिलायंस पेट्रोलियम, रिलायंस फूड्स, रिलायंस रिटेल्स एक्सेट्रा। अब जो ये कंपनीज हैं इन सबका अपना अपना एक डायरेक्टर होगा। हाँ जी सर होगा। वो अपना उसके अपने डिपार्टमेंट्स होंगे। यहाँ वर्टिकल तो क्या, परचेज, एचआर, फाइनेंस, ये सब। उसका अपना सुपरवाइजर, टीम लीडर, सुपरवाइजर से ये एम्प्लॉय वर्क एक्सेट्रा एक्सेट्रा होगा। हाँ जी सर। इसी को हमने आपकी बुक के हिसाब से समझा, जो मैंने आपको बताया था कि टॉप में कौन कौन आते हैं। टॉप में सीटीओ, सीईओ, सीएफओ, डिवेंचर, सॉरी डायरेक्टर्स वगैरह आएंगे। क्या काम करते हैं? इनके पास हाईएस्ट अथॉरिटी रहती है, इनके पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कम होती है रिगार्डिंग व्हाट। अगर हम बात करें एक पर्टिकुलर वर्क में तो कम होती है, पर अगर होल ऑर्गेनाइजेशन में तो ज़्यादा होती है। फिर हमने बात करी क्या लेते हैं, अकाउंटिंग वगैरह ये सब लेते हैं। फिर हमने बीच में मिडिल लेवल की बात कर रखी है। मिडिल लेवल के हमने डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होते हैं, कौन कौन से? सेल्स मैनेजर, परचेज मैनेजर, ये सब मैनेजर्स होते हैं। ये क्या करते हैं, काम को ट्रांसफर करते हैं, ऊपर वालों से नीचे लिया, नीचे वालों को ऊपर दिया। ओके। फिर हमने लोअर या सुपरवाइजरी लेवल के बारे में बात कर रखी है। यहाँ पे ये चीज़ें, चलिए यहाँ से हम आगे बढ़े और आज इस चैप्टर को स्वाहा करें। लेट्स स्टार्ट विथ इजी टॉपिक्स। सर व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? देखिए मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव समझने से पहले मैं आपसे एक चीज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। क्या आपको ये पता होगा कि ऑब्जेक्टिव वर्ड का मतलब क्या होता है ना? पता होगा? बताओ फिर। तो देखो ऑब्जेक्टिव वर्ड का मतलब है तो है बहुत सिंपल। क्या आपका क्या उद्देश्य है, मतलब वाई यू आर डूइंग दैट। कोई पर्टिकुलर थिंग या फिर कोई काम आप ये क्यों कर रहे हो, ये आपका ऑब्जेक्टिव कहलाता है। हाँ जी सर बिल्कुल।
तो मैनेजमेंट के भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला एक होता है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। देखो एक ऑर्गेनाइजेशन यानी कि हमने एक बिजनेस की डेफिनेशन क्लास 11th में आपने पढ़ी होगी। क्या बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो प्रॉफिट के लिए काम करती है। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव भी कुछ इस प्रकार है मेरे बच्चों। कैसे? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव भी को फोकस करता है कि क्या वो बिजनेस के रेवेन्यू पे ही ध्यान देता है। कैसे? देखो आपने बिजनेस में कॉस्ट इनकर करते हो। हाँ जी सर, कॉस्ट इनकर करते हैं। इनकर मतलब कॉस्ट लगाते हैं, सामान लाना, कैपिटल लगाना, ये सब चीजें करते हैं। बिल्कुल। फिर सर हम रेवेन्यू, इससे रेवेन्यू क्या करते हैं? अर्न करते हैं। कॉस्ट लगाई, उससे रेवेन्यू कमाया। हाँ जी सर बिल्कुल। अब देखो जब रेवेन्यू अर्न करोगे तो तीन सिचुएशन बनेंगी। कौन कौन सी? तीन सिचुएशन। पहला, जितनी आपने कॉस्ट लगाई है उतना आप रेवेन्यू अर्न कर रहे हो। दूसरा, जितनी आपने कॉस्ट लगाई उससे ज्यादा का रेवेन्यू अर्न कर रहे हो। तीसरा, रेवेन्यू जो अर्न कर रहे हो वो स्टेबल हो गया है या इंक्रीज हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। अच्छा सर, इसमें आपने कम वाला केस क्यों लिया? बेटा कोई बिजनेस अपने आप को लॉस करने के लिए सोचेगा नहीं ना, तो फिर ऐसी बात क्यों कर रहे हो? चलो अगर हम इधर बात करते हैं, जब बिजनेस कॉस्ट के बराबर कमाए, किसके बराबर? एक सेकंड बच्चों, गलती हो गई, माफ कीजिएगा। जब बिजनेस किसके बराबर का है? कॉस्ट के बराबर कमाए, तब हम क्या कहते हैं कि हम जितना लगा रहे हैं उतना कमा रहे हैं। मतलब आपने एक देहाती भाषा में एक बात सुनी होगी कि लागत ही निकल पाती है भैया। मतलब सर जितना लगा रहे हो उतना ही कमा पा रहे हो। मतलब क्या आप ना सिर्फ सरवाइव कर पा रहे हो। क्या कर पा रहे हो? सरवाइव कर पा रहे हो। फिर दूसरा केस क्या है सर? जितना कॉस्ट लगाया उससे ज्यादा कमा रहे हो। अब देखो जितना तुम लगा रहे हो उससे ज्यादा कमा रहे हो, तो जरा एक बार हम जरा प्रॉफिट को लिखें। तो प्रॉफिट भी तो कुछ इस प्रकार होता है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। इसके लिए अगर रेवेन्यू अगर आपका 110 है तो कॉस्ट आपकी 100 रुपए ही होनी पड़ेगी, तभी आपका 10 रुपए का प्रॉफिट निकलता है। हाँ या ना? बिल्कुल। तो इसका मतलब जब हम ज्यादा कमाने लगते हैं या फिर हमारी कॉस्ट से ज्यादा ऊपर हम जितना भी कमाते हैं वो सब क्या कहलाता है हमारे लिए? प्रॉफिट। और सर अब देखो प्रॉफिट लगातार आ रहा है, रोज आ रहा है, हर जगह आ रहा है, हर वक्त आ रहा है। आप क्या करोगे? सर कुछ नहीं, आप ग्रोथ करो। आपका ये बिजनेस बढ़ता जा रहा है, आप कुछ नया लाओ, ग्रोथ करो। क्या करो? ग्रोथ। एक बार नोट्स में देखते क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? हम किस में क्या ध्यान देते? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव दैट वी फोकस ऑन एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, मार्केट शेयर, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, जो मैंने आपको बताया। इसमें हम प्रॉफिट पे फोकस करते हैं। अगर हमारा रेवेन्यू कॉस्ट के बराबर है तो हम क्या करेंगे? सर्वाइव कर रहे होंगे। अगर कॉस्ट हमारी लेस है, किससे? रेवेन्यू से, तो हम प्रॉफिट कमा रहे होंगे। और अगर सर अगर हमारा प्रॉफिट लॉन्ग टर्म है तो हम क्या कर रहे होंगे? ग्रोथ पे ध्यान देंगे। ये पहला ऑब्जेक्टिव होता है। देखो ऊपर मैंने आपको कई सारे फंक्शंस में बताया था कि कितने तरीके के वो होते हैं। बिजनेस अलग अलग वेंचर्स में घुस जाते हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे रिलायंस है, रिलायंस का फूड्स था, रिलायंस, एक मिनट दिखाता हूँ तभी आपको सही से याद आएगा। एक सेकंड में बच्चों, एक सेकंड, बड़े प्यार से। ये रहा। ये देखो रिलायंस फूड्स में है, पेट्रोलियम में है, रिटेल है, इन सब चीज़ों में है। रिलायंस जियो है। अब देखो इन सबको ना अगर एक टेक्निकल भाषा में किस नाम से बुलाया जाता है? स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स। एक ऐसी बिजनेस यूनिट जो हमने बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजी, बहुत सोच समझ के स्टार्ट करी है, इनसे हमें रेवेन्यू, प्रॉफिट, ये सब आता है। अकाउंट्स की भाषा में इसको हम और भी नाम से बुला सकते हैं, जैसे आपका कोई और सेगमेंट हो गया, ये सब चीजें। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक बात बताओ, जब तुम बात कर रहे हो कि एसबीओ है या फिर तुम प्रॉफिट कमा रहे हो, प्रॉफिटेबिलिटी पे ध्यान दे रहे हो, ये सब कर क्यों रहे हो? अपने शेयर होल्डर के लिए या अपने डायरेक्टर के लिए? सर शेयर होल्डर के लिए ना, क्योंकि प्रॉफिट कमाओगे तो शेयर होल्डर को मिलेगा। बिल्कुल। पर एक मन में डाउट आता है कई बार, क्या क्या शेयर होल्डर और जो डिबेंचर होल्डर है, तो सॉरी वो आपका डायरेक्टर है,
क्या वो दोनों एक हैं? नहीं भाई। शेयर होल्डर वो होता है जो क्या करता है, जो कंपनी का मालिक होता है, कंपनी में कैपिटल लगाता है, कंपनी को स्टार्ट करता है। अब जैसे मान लो तुम हो, तुम्हारे पास कोई ना कोई तो इन्वेस्टिंग करता होगा, शेयर्स वगैरह पड़े होंगे, मेरे पे हैं। जैसे मान लो मेरे पास टाटा मोटर्स के शेयर हैं। किसके शेयर्स हैं? टाटा मोटर्स के। अब क्या टाटा मोटर्स को रोज मैं चलाने जाता हूँ कि मैं उन जा रहा हूँ और वहां पे बता रहा हूँ कि देखो भाई आपको ये करना चाहिए? नहीं, एक काम करो, ये वाली कंपनी बंद कर दो, ये वाली गाड़ी बंद कर देते हैं, टाटा को बंद कर दिए, ये वाली चलाना शुरू करते हैं। ऐसा कर रहा हूँ मैं? नहीं। और ना मैं करने जा सकता, इतना टाइम तो है नहीं मेरे पे। तो मैं क्या करूंगा, मैं वहां पे एक बंदा अपॉइंट करूंगा जिसको मैं डायरेक्टर कहता हूँ, जो बंदा कंपनी चलाता है। अब यहाँ ध्यान देखो, अ शेयर इज द शेयर इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड दोज पर्सन हु अपॉइंटेड by the shareholder to control and manage the company is known as director. और जो बंदा क्या होल्ड करता है, शेयर होल्ड करता है, वो क्या कहलाता है? शेयर होल्डर। क्लियर है? ओके। अब देखो बिजनेस में हमने ऑर्गेनाइजेशन के लिए यानी कि बिजनेस के मालिकों के लिए ध्यान दिया। अब आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मतलब क्या कह रहा है? in that we focus on the achievement of personal as well as organizational goal. मतलब सर फॉर एग्जाम्पल तुम ऑनलाइन पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि सर हमें अच्छा स्कोर करना है। अच्छा, एक बिजनेस में कोई एम्प्लॉय ज्वाइन करता है जॉब, तो वो क्यों कर रहा है? सर उसकी कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होंगे, हो सकता है वो सैलरी चाहता हो अच्छी, हो सकता है सर वो कुछ और अपनी फैमिली के लिए कुछ भी चाहता हो, एवरीथिंग। तुम लोग पढ़ाई भी इसलिए कर रहे हो क्या कि आगे जाके कुछ बन सको, अपना पर्सनल ऑब्जेक्टिव पूरा कर सको। अब एक बिजनेस की भी ये जिम्मेदारी होती है कि अगर देखो, अगर मैं हूँ, मैं एक मैनेजर हूँ, अगर मैं अपने एम्प्लॉयज की क्या नहीं करूंगा, उनकी जो चाहते हैं, उनकी जो जरूरत है उसको पूरी नहीं करूंगा, तो वो क्या करेंगे? वो मुझसे खुश नहीं होंगे, और जब खुश नहीं होंगे तो वो मुझे छोड़ देंगे, दुख होगा ना। चलो, तो ये बोल रहा है हमें बिजनेस में सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के नहीं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स पे भी ध्यान देना चाहिए। जैसे अ कंपनी मैनेजर शुड कंबाइन द पर्सनल ऑब्जेक्टिव एंड द सबऑर्डिनेट विद द फर्म ऑब्जेक्टिव। फॉर एग्जांपल, कृतिका वांट्स अ हाइक ऑफ 20% इन सैलरी। जैसे कृतिका को 20% हाइक चाहिए थी सैलरी में, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या कहा कि एक कंडीशन डाल दी, अगर कृतिका ने 2 करोड़ की सेल करी तो उसको हम हाइक दे देंगे 20% की। मतलब सर एक एग्जांपल और अच्छे समझाता हूँ। देखो, एक पर्सन है मेरे पास एम्प्लॉय, मेरा कृतिका, वो कह रही है कि सर मेरी ना सैलरी बढ़ा दो। मैंने कहा ठीक है मैं बढ़ा दूंगा, पर ना मेरे को ना अपनी सेल्स में 20% ज्यादा चाहिए। उसने कहा कि सर मैं आपकी सेल बढ़ा के दूंगी, आप क्या करो, आप मेरी सैलरी बढ़ा देना। मैंने क्या किया, उसके पर्सनल ऑब्जेक्टिव से अपना ऑब्जेक्टिव मैच करा दिया। और लास्ट में आपका सोशल ऑब्जेक्टिव। आपने इको में पढ़ा होगा कि बिजनेस जो है अपने आसपास के सराउंडिंग से चीजें लेता है, तो क्यों नहीं, ये जरूरी नहीं है कि आप उनको ही कुछ सर्व भी करो। वेरी गुड सर। इट रेफर्स टू द प्रमोशन ऑफ पॉल्यूशन फ्री एक्टिविटीज, एफॉरेस्टेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखो, जब ये सोशल ऑब्जेक्टिव की बात हो रही थी सोशल ऑब्जेक्टिव की, तो एक सवाल आएगा मन में तुम्हारे। देखो, बिजनेस काम करता है, बिजनेस रिस्क लेता है, बिजनेस उससे पैसा कमाता है, ठीक है। इस पैसे में से वो कुछ टैक्स दे देता है, बिल्कुल, और कुछ वो प्रॉफिट के लिए, जो उसका प्रॉफिट बचता है। अब देखो सर, अगर सोशल ऑब्जेक्टिव की मैं बात करूँ तो मतलब कि आप कह रहे हो कि सर हम हॉस्पिटल्स बना दें, आसपास की चीज़ों की ग्रोथ करें, क्यों करें सर? देखो, ये एक बड़ा सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जैसे जैसे टाटा ग्रुप है। टाटा ग्रुप ने एक बार क्या किया था, देयर इज अ पर्सन, उसने बोला कि सर मुझे ना एमबीए करना है, रतन टाटा जी सर, टाटा ग्रुप से। टाटा ग्रुप ने कहा ठीक है, ओके, हम करवाएंगे तुझे एमबीए, कर दो। पर एक कंडीशन डाली। क्या कंडीशन? कि आफ्टर कंप्लीशन you will only work with us। मतलब तुम एमबीए कराओ, मैं तुम्हें एमबीए करवा भी रहा हूँ, बट एमबीए करने के बाद तुम क्या करोगे? तुम हमारे लिए ही काम करोगे। टाटा ने एक भले इंसान के लिए मदद, एक इंसान की भले और भांति बनकर मदद करी। उससे क्या हुआ? उसको एजुकेशन मिली। ये एक सोशल ऑब्जेक्टिव हुआ, पर इसमें उन्होंने अपना फायदा भी देखा कि उनको एक रेडी, पढ़ा लिखा
ट्रेन्ड एम्प्लॉय मिल गया। तो देखो सोशल ऑब्जेक्टिव भी तुम्हारे लिए ही है। अगर एक बिजनेस अपने आसपास की सोसाइटी पे काम करता है तो उसको कल को जाके एक बेनिफिट मिलता है। फॉर एग्जांपल टाटा जी ने इतना काम किया है तो आज उनकी पूरी दुनिया उनको तो इतना फेमस, रिलायंस और इनकी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। क्यों? और इसी वजह से आपने अकाउंट्स में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा गुडविल का। गुडविल पे इम्पैक्ट पड़ता है जो उनकी सेल्स वगैरह को बढ़ाते भी हैं। ओके ठीक है सर, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव पॉइंट खत्म हुआ। लेट्स कम टू द one of the biggest topics. What is nature of management? Nature of management. क्या होते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट? सर नेचर मतलब स्वभाव। एक मैनेजमेंट कैसा रिएक्ट करती है। मतलब कई बार ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट ना किसी और की तरह है, कि मैनेजमेंट लोग के मन में आता है कि मैनेजमेंट ये है वो है वह। एक क्वेश्चन मैंने आपको फर्स्ट क्लास में कराया था, क्या मैनेजमेंट जॉब है, पर्सन है, प्रोसेस है, ये सब चीजें यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला, क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है? देखो प्रोफेशन क्या है? इट इज द एक्टिविटी इन विच अ पर्सन एक्वायर स्किल्स एंड नॉलेज आइदर बाय एजुकेशन और गेनिंग सम थियोरेटिकल एंड ऑब्जर्वेशंस। मतलब आपने कोई एजुकेशन या फिर थियोरेटिकल ऑब्जर्वेशन या फिर अदर चीजों से आपने नॉलेज एक्वायर करी और उसको आप आगे डिलीवर कर रहे हो, तो ये प्रोफेशन है। फॉर एग्जाम्पल मेरे बच्चों, जैसे एक सीए की सर्विसेज, जैसे एक एडवोकेट की सर्विसेज, ये सब चीजें। हाँ जी सर, एक डॉक्टर, ये सब लोग। अच्छा सर, आप प्रोफेशन कर रहे हो, क्या मैनेजमेंट भी एक प्रोफेशन है? मतलब आप भी एक कहीं से पढ़ लिख के या फिर कहीं से सीख समझ के एक नॉलेज एक्वायर करते हो और फिर आगे डिलीवर करते हो। देखिए, किसी भी नेचर में आपको बनाने के लिए हम एक क्या चेक करेंगे, उस प्रोफेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। अगर वो कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट से मैच कर जाए सारे के सारे, तब वो क्या बन जाएगी? मैनेजमेंट का नेचर बन जाएगी। पहले ही समझते हैं प्रोफेशन के नेचर क्या क्या है। उसमें एक सिस्टमैटिक नॉलेज होती है, उसकी एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है, उसका सर्विस मोटिव होता है, उसका एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है और फॉर्मल एजुकेशन ट्रेनिंग भी होती है, ट्रेनिंग होता है। एक सेकंड बच्चों, यहाँ पे एक एरर हो गया, ये फॉर्मल एजुकेशन ट्रेनिंग नहीं है, ये रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, माफ करना। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, ठीक है। जरा और एक पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ। यू हैव एक्वायर्ड नॉलेज, यस, मतलब आपको नॉलेज एक्वायर करनी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे पढ़ो, यस, मैनेजर डू हैव सिस्टमैटिक नॉलेज, मैनेजर के पास सिस्टमैटिक नॉलेज होती है। फिर यस वी कैन एक्वायर मैनेजमेंट। देखो मैं एक बार लिख के समझाता हूँ, आपको और बेटर लगेगा। देखो, सिस्टमैटिक नॉलेज, मतलब जो मैनेजमेंट है, ये जो प्रोफेशन है, उसको पढ़ने, उसको आपने क्या होगा, पढ़ लिख के एक्वायर किया होगा। ठीक है सर। इसकी एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है, मतलब अगर आपको एक सीए बनना है तो आपको आईसीएआई से ही डिग्री लेनी होगी। क्या आप कहीं और से ले सकते हो? नो सर, कंपलसरी है। अच्छा सर, जो आईसीएआई है, क्या वो सभी सीए के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है? हाँ जी सर, बना रखा है, कि उसमें लिखा हुआ है कि वो सीए क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। दूसरा, क्या हर कोई सीए बन सकता है? हाँ जी सर, पर हर कोई सीए माना जाएगा? नहीं सर। दोस्त हु हैव पास सीए एग्जाम, जिन्होंने सीए एग्जाम क्लियर किए हुए हैं उन्हीं को सीए माना जाएगा। और लास्ट वन, ये लोग क्या डिलीवर करते हैं? सर्विस देते हैं। अब जरा मैनेजमेंट को हम समझते हैं, ठीक है। क्या मैनेजमेंट सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है? हाँ होती है। कैसे? देखो, अगर आप एक कंपनी में जॉब करना चाहते हो एज अ मैनेजर, तो भाई आपको क्या करना पड़ेगा? आपको डिग्री लेनी पड़ेगी भाई, अच्छी एमबीए हो, जो जॉब वाला बोलेगा वहां से, एमबीए वगैरह जहां भी हो मानेगा, वहां से आपको डिग्री लेनी पड़ेगी। ओके, क्या सर मैनेजमेंट की प्रोफेशनल एसोसिएशन है? हाँ है, बट क्या एक कंपलसरी है कि उसके ही आपको डिग्री लेनी हो? नहीं सर। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, क्या कोई भी बंदा मैनेजर बन सकता है? यस, बन सकता है। क्या कोई भी मैनेजर कहलाया जा सकता है? हाँ। देखिए यहाँ पे ना आपकी बुक एक डबल पॉइंट देती है। कैसे? जब उन्होंने बात करी कि सिस्टमैटिक नॉलेज की, तो उन्होंने बोल दिया कि अगर
एक बड़े लेवल या एक कंपनी वगैरह है तो उसमें आप एक पढ़े लिखे लोग होने चाहिए। बट अगर एक छोटी सी दुकानदार है तो वो भी तो मैनेजमेंट करता है। हाँ जी सर करता है। तो क्या उसको भी मैनेजमेंट करनी होगी? हाँ करनी है। तो क्या वो भी मैनेजर है? हाँ जी। क्या सर वो पढ़ा लिखा होगा? जरूरी नहीं है सर। क्या उसके पास एमबीए की डिग्री होगी? जरूरी नहीं है। तो वही बात है। अब हिस्ट्री एंट्री का पॉइंट आया तो उन्होंने ये दोनों पॉइंट बोल दिए। क्या वैसे तो नहीं हो सकता कि हर कोई मैनेजर बनेगा? कैसे? आप एक छोटी शॉप खोली, आप मैनेजर बन गए। क्या कोड ऑफ कंडक्ट? देखो भाई साहब, जब मैं इस प्रोफेशनल एसोसिएशन को फॉलो नहीं कर रहा तो मैं इसके बनाए गए रूल्स को क्यों फॉलो करूं? हाँ मैं सर्विस देता हूँ, हाँ। तो यहाँ ध्यान से देखो, क्या ये मैनेजमेंट प्रोफेशनल बन पाया? नहीं सर, जो मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट आता है, क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है, कला है? तो क्या लिखा हुआ है? आर्ट इज सिंगिंग, डांसिंग, स्कल्पचर एक्सेट्रा, ये सब होता है। कलर चेंज करते हैं, ये वाला लेते हैं। कैसे? इसमें थियोरेटिकल नॉलेज होती है, इसकी पर्सनलाइज एप्लीकेशन होती है और ये प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी से जन्म लेता है। जैसे यस, टू एक्वायर और गेन आर्टिस्टिकल स्किल्स एनी ऑफ द बैकग्राउंड as dancing, painting, sculptures, etc. We need to have basic theory of that. मतलब आपको डांसिंग वगैरह सीखनी तो उसकी बेसिक थ्योरी नॉलेज तो लेनी ही पड़ेगी। फॉर एग्जांपल सर, अगर गाना गाने तो सा रे गा मा पा सीखना पड़ेगा ना। बिल्कुल। अच्छा सर, क्या मैनेजमेंट भी होता है? यस, मैनेजमेंट डज हैव टू गेन द बेसिक थ्योरेटिकल नॉलेज अबाउट द मैनेजमेंट। पहला पॉइंट यस। दूसरा, पर्सनलाइज एप्लीकेशन। क्या हर कोई मैनेजर अपनी नॉलेज को अपने हिसाब से यूज करता है? देखते हैं। Every art such as dancing, singing, etc. and the artist and his art is अनमोल। अनमोल मतलब न्यू है, हाँ, डिफरेंट है। क्या है? ये बच्चे हैं, अनमोल, या फिर आप यहाँ पे वर्ड यूज कीजिए एनामोल। सर एनामोल मतलब रेयर, डिफरेंट, एक्सेट्रा। टाइपिंग एरर हो गया, उसके लिए माफ करना, ठीक है। रेयर, डिफरेंट। तो सर बिकॉज दे प्रोहिबिटेड दे of their prohibited application of heavy knowledge, मतलब सर the same or identify the management as the degree of accuracy and satisfaction in the organizational operational depends on the only of the performer but the management। मतलब आप कुछ चीज एक्वायर कर रहे हो। फॉर एग्जांपल तुम आज गाना गाओगे, तुमने बेसिक नॉलेज ले ली सा रे गा मा पा। अब हर कोई इसको अपने हिसाब से यूज करता है और अपना एक फॉर्म बनाता है। जैसे अगर आप नॉलेज ले रहे हो तो आप क्या बना रहे होगे? आप मान लो रैप कर रहे हो, मैं क्लासिकल सिंगिंग कर रहा हूँ, तो हमने सीखा तो एक ही तरीका था बट हमने अपने हिसाब से इसको यूज किया, वही बता रहा है। तो ये बोल रहा है कि मैनेजमेंट में हर कोई अपने हिसाब से नॉलेज लेता है बट वो अपने अकॉर्डिंगली उसको यूज करता है या फिर अपनी सामने वाली सिचुएशन या फिर सर्कमस्टांसेस के हिसाब से यूज करता है। प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी मतलब अभी कितना परफेक्ट होगा कितना नहीं होगा ये कैसे डिसाइड होता है कि आप कितनी उसकी प्रैक्टिस वगैरह करते हो। हाँ जी सर। चलो, मैनेजमेंट इज साइंस। क्या मैनेजमेंट एक साइंस है? हाँ जी सर, मैनेजमेंट एक साइंस है या नहीं है, देखते हैं। सर सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज मतलब क्या इसमें भी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है? सर हाँ, साइंस में भी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, क्योंकि साइंस जैसे मैनेजमेंट साइंस तो प्रोफेसर या साइंटिस्ट, इन सब इनको एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज लेनी होती है। ऐसे क्या होता है, मैनेजमेंट को भी ऑल्सो हैव टू बेसिक अंडर द टेंडिंग ऑफ थियोरेटिकल सच एज इंग्लिश, ह्यूमन साइकोलॉजी, इन सब चीज़ों की नॉलेज लेनी होती है। फिर सर ये किससे बने हैं? जो साइंस के प्रिंसिपल्स हैं, जैसे E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। एक सेकेंड बेटा, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर किससे बना है? सर ये प्रैक्टिस एक्सपेरिमेंट से बनाया गया होगा। क्या मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी इसी से बने हैं? हाँ जी सर। फिर आता है यूनिवर्सल वैलिडिटी मतलब सर जो साइंस का प्रिंसिपल है वो यहाँ भी यूज ऐसे ही होगा और बाहर की दुनिया में वैसे ही यूज होगा। कैसे? देखो, वाटर को H2O तुम यहाँ भी पढ़ोगे और अमेरिका जाओ तो वहाँ भी H2O ही पढ़ाया जाएगा साइंस में, कुछ और तो नहीं पढ़ाया जाएगा। हाँ, बट क्या जो मैनेजमेंट का तरीका तुम यहाँ यूज कर रहे हो क्या वहाँ यूज कर सकते हो? नहीं सर। तो यहाँ पे ये मार खा जाता है। तो ऑल इन ऑल हमने क्या समझा, मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी हम प्रोफेशनल एसोसिएशन को फॉलो नहीं करते और इसका फिर हम कोड ऑफ कंडक्ट भी नहीं फॉलो करते। फिर हमने आर्ट समझा, आर्ट में तीनों चीजें हैं कि हम उसकी नॉलेज भी एक्वायर करते, प्रैक्टिस करते और सर ये क्रिएटिविटी से जन्म लेता है। फिर साइंस क्या होता है? साइंस में थ्योरी नॉलेज रही है सर, ये भी आपकी क्या है, एक्सपेरिमेंट से बनी है और यूनिवर्सल वैलिडिटी के साथ है। ओके, लेट्स कम टू द लास्ट टॉपिक्स। व्हाट आर द टॉपिक्स मेरे बच्चों? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। एक मैनेजमेंट क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है? देखो बहुत सिंपल है, क्या बोला हुआ है, मैनेजमेंट हैज टू डिजाइन
develop various strategies, plans to achieve their goals. मैनेजमेंट को कई सारी स्ट्रैटेजीज डेवलप पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं ताकि वो अपने गोल को अचीव कर सकें। बिल्कुल। For achievement of goals, management need to follow series of procedures such as planning, organizing, directing, controlling. अब आपको गोल अचीव करना है तो आपको सीरीज ऑफ प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ेगा। पहले आप प्लानिंग करो, ये सब चीजें। तो पहले बता रहा है प्लानिंग क्या होता है मेरे बच्चों। प्लानिंग क्या हुआ है? डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड यहाँ लिखा हुआ है बाय whom to do, मतलब कब करना, सॉरी क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा और कब करेगा, इसको डिसाइड करना पहले से ही, इसको प्लानिंग कहते हैं। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? राइट थिंग शुड बी एट राइट प्लेस, मतलब हर चीज सही जगह पे होनी चाहिए। यहाँ पे एम्प्लॉयज की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पे मतलब जैसे ये पेन है बेटा, ये पेन कहाँ होना चाहिए सर? पेन स्टैंड में। ये अडेप्टर है, ये अडेप्टर कहाँ होना चाहिए सर? ये अपने बॉक्स में होना चाहिए और अपने चार्जर के साथ कनेक्ट हो, जो अपनी केबल है उसके साथ कनेक्टेड होना चाहिए, ये सब चीजें। तो क्या बोलता है? आइडेंटिफाइंग द टास्क एंड द रिसोर्सेज रिड्यूस्ड, एक सेकंड बच्चों कलर चेंज करें, बेकार आ रहा है। रिड्यूस डिजाइन द ड्यूटीज एंड डिफरेंट रिस्पेक्टेड डिपार्टमेंट, मतलब आप पता कीजिए कि क्या काम होने हैं और फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए उनके रिस्पेक्टेड डिपार्टमेंट्स के साथ। गुड। स्टाफिंग क्या होता है? सही पर्सन ढूंढो सही वक्त पे सही जॉब के लिए। दोबारा, सही पर्सन ढूंढो सही जॉब के लिए सही समय पे, और उसको फिर क्या करो? चूज करो, अपॉइंट करो सही जगह पे सही समय पे। ये तो लिखा हुआ देख, फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम एंड हायरिंग हिम, अपॉइंटिंग हिम एट द राइट प्लेस एट राइट टाइम। मतलब देखो आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे जो शादी होनी है, शादी में मेहंदी वाला ये सब चाहिए होंगे। अच्छा सर मेहंदी वाला टाइम से नहीं आया तो शादी हो पाएगी क्या? अच्छा मेहंदी वाला सर यहाँ शादी थी वो कानपुर पहुंच गया, कोई फायदा नहीं सर। ये सब चीजें। फिर है डायरेक्टिंग। इट इन्वॉल्व्स मोटिवेटिंग, गाइडिंग, लीडिंग एंड सबऑर्डिनेट्स टू अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब आप इसमें मोटिवेट करते हो, गाइड करते हो, लीड करते हो एम्प्लॉयज को क्या करने के लिए? गोल अचीव करने के लिए। और लास्ट में देखो, प्लान किया था, प्लान से एक रिजल्ट आएगा, रिजल्ट फिर हम क्या करेंगे? एक्चुअल में बात करेंगे, एक्चुअल में भी एक रिजल्ट आया होगा। हाँ जी सर। अब इन दोनों को क्या करोगे? कंपेयर करोगे। क्या करोगे? कंपेयर। अब देखो कंपेयर करने के बाद ना तीन चीजें निकलती हैं। पहला इक्वल, मतलब जो हमने सोचा था वही हुआ, ज्यादा। जो हमने सोचा था उससे ज्यादा आया। कम। जो हमने सोचा था उससे कम आया। एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने सोचा था मैं 100 यूनिट्स बनाऊंगा और मैंने बनाए पहले में 100, दूसरे के सिचुएशन के लिए 110, तीसरी सिचुएशन में 90। अब देखो ये दोनों गुड सिचुएशन है क्योंकि हमने या तो अपना टास्क पूरा किया है या ज्यादा ही किया है। ये बैड है। ये होता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या कहता है? देखो, मेजरिंग एंड कंपेयरिंग द एक्चुअल रिजल्ट विद प्लान्ड रिजल्ट। मतलब कि हम इसमें मेजर करते हैं और कंपेयर करते हैं किसको? प्लान्ड रिजल्ट को एक्चुअल रिजल्ट के साथ। और लास्ट में हम एक करेक्टिव एक्शन लेते हैं ताकि ये सब कुछ ठीक हो सके। ओके, लास्ट पार्ट। चलिए बच्चों, इतने देर तक आप साथ रहे हैं तो यहाँ पे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पर आप इसको लाइक कीजिए और कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या फिर आप हमारे पर्सनल इंस्टा चैनल्स पे जाके आप अपने डाउट्स भेज सकते हैं, हम वहाँ पे भी इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है? क्या एक मैनेजमेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। सर मैनेजमेंट क्या है? ये परवेसिव होता है, इसके कॉन्टिन्यूस होता है, ये गोल ओरिएंटेड है, ये मल्टी डायमेंशनल, इसमें हम पीपल प्लेस वर्क के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको लिखाया भी था, ये लिखा रखा है। फिर डायनेमिक होता है, मतलब हर वक्त बदलता रहेगा। क्या देख सकते हो इसको? नहीं सर ये एक इंटेंजिबल फोर्स है। और सर क्या अकेले परफॉर्म होती है? नहीं सर ये ग्रुप में परफॉर्म होती है। ओके सर। नेक्स्ट आया कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? देखो सब कुछ कर लिया, क्या लोग साथ मिलके काम कर रहे हैं? नहीं सर अभी तक नहीं कर रहे, तो जरूरी ना उनको साथ मिलके काम करवाए? बिल्कुल। चलो, तो कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व्स पॉजिटिव रिस्पॉन्स एज वेल एज अ नेगेटिव रिस्पॉन्स। Synchronizing is mandatory, that is coordination of all kind of management. एक सेकेंड, यहाँ पे एक वर्ड रिप्लेस हो गया, required. Coordination is required by all. देखो, it is a process through which the activities of various department and units and rules and people are synchronized
फॉर अचीवमेंट ऑफ गोल्स। मतलब ये एक एक्टिविटी है जिसमें हम कई सारे पीपल्स, कई सारे यूनिट्स, कई सारे काम, कई सारे रूल्स वगैरह को सिंक्रनाइज करते हैं। मतलब जैसे आप और मैं काम करें तो हम दोनों के थॉट्स मिलने जरूरी हैं ताकि हम एक अच्छे से काम कर सकें। मतलब जैसे बायर आया और सेलर आया, जैसे बायर आया और सेलर आया, अब ट्रांजेक्शन कब अकर होगी? जब ये एक प्राइस पे अग्री कर जाए और एक क्वांटिटी पे अग्री कर जाए, मतलब इनके थॉट्स आपस में मैच करे, सिंक्रनाइज कर गए। तो यही पॉइंट हम चाह रहे हैं, मैनेजमेंट चाह रही है अपने यूनिट्स, अपने पीपल्स के बीच में। वो क्या चाह रही है? इन सब के बीच में एक कॉन्जेनियल रिलेशनशिप बने। क्या बने? कॉन्जेनियल रिलेशनशिप। मतलब सर सब लोग साथ मिलके काम करें, या फिर मैं एक और वर्ड दूं आपको, यूज कर सको तो, कोरोबोरेशन। मतलब सर सब एक दूसरे के साथ मिलके या फिर एक दूसरे का सहारा बन के काम करें। जैसे कोलैबोरेशन होता है कि मैं इसके साथ काम कर रहा हूँ, तो यही आपके अंदर कोरोबोरेशन यानी कोरोबोरेटिव होने चाहिए आप लोग। तो कोऑर्डिनेशन इन्हीं चीजों पे काम करता है, सबको एक साथ लाता है, कोरोबोरेशन या कॉन्जेनरेशन बिल्ड करता है ताकि सब शांति बनी रहे और सब प्यार से काम करे। ठीक है सर, एक फीचर क्या है इसके? सर क्या फीचर्स दे रखे हैं हमें? सबसे पहला, जितने भी इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं उनको एक करेगा, यूनिटी लाएगा। ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, परवेसिव। मतलब सर सबको एक साथ कर, जितने भी एफर्ट्स, जो लोग अलग अलग भग रहे थे सबको एक साथ करा, सबको एक साथ मिलाया, यूनिटी लाया। सब जगह चाहिए, रोज चाहिए। क्या इसमें मैनेजर की जरूरत है? हाँ भाई जरूरत है। क्या सर ये डेलिब्रेट फंक्शन है? मतलब तुम किसी बर्तन की गुर्दे को ऐसे गर्दन पकड़ो और बोलो तू मेरे साथ मिलके काम कर, वो काम नहीं, वो थप्पड़ मारेगा खींच के। क्यों? तुम काम करवा रहे हो या फिर उसको बैल बना रहे हो? अपना काम करवाना है ना, तो क्या करो, प्यार से काम करवाओ, प्यार से ही रिश्ता बनता है। चलो, और लास्ट में इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या क्या है भाई? हार्मनी रहेगी और सब साथ में मिलजुल के काम करेंगे। ऑल दो बच्चों, यहाँ पे हमने चैप्टर को कंप्लीट किया है। जो मैंने आपको वादे किए थे कि हम आपको एक ऐसे नोट्स देंगे जिनका आप यूज करके अपनी राइटिंग प्रैक्टिस को अच्छा कर सकते हो। मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप अपने क्वेश्चंस को फिलअप कीजिए। देखो सबसे पहला आप टारगेट क्या रखिए, आप अपनी एनसीईआरटी को टारगेट बनाइए। किसको? एनसीईआरटी को। और जितना हो सके इस एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करिए। इन क्वेश्चन को हो सके तो अगर आप लिख रहे हो तो प्लीज मेरे को भेजिए, मैं आपके इन आंसर्स को चेक भी करूंगा। सबके तो नहीं कर पाऊंगा बट कोशिश करेंगे हम बेस्ट टू बेस्ट दें ताकि आप क्या कर पाओ और ज्यादा अच्छा स्कोर कर पाओ। ठीक है, चलिए आज मैं यहीं पे पूर्ण विराम लाऊंगा। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। हंस रहे, मुस्कुराते रहे और आते रहे। थैंक यू, बाय बच्चों।